ये सर्दियों की एक सुनसान शाम थी। मौसम इस कदर सख्त और सर्द था कि मुझे अपने हाथों की उंगलियां जमती हुई महसूस हुई। आसमान से कोहरा बरस रहा था। सड़कें और गलियां बिल्कुल वीरान सी हो गई थीं, मानो इस शहर में कोई रहता तक नहीं। वक्त तेजी से गुजर रहा था और आसमान पर नजर आने वाले हल्के हल्के चांद सितारों को बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया था। मैं अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज से अपना फर्स्ट ईयर का पेपर देकर निकला था। हमारा गांव शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर था, लिहाजा अक्सर कॉलेज आते जाते मैं घर जाने के लिए लेट हो जाया करता था। हस्बे मामूल आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं सड़क के किनारे खड़ा किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। मेरे सामने मौजूद सड़क बिल्कुल सुनसान थी। इस वीरान सड़क पर मैं खड़ा हुआ किसी अजनबी मखलूक से कम महसूस ना हो रहा था। मौसम की बदलती हुई करवट ने मुझे काफी परेशान कर दिया था। मैं इसी परेशानी में था कि ऐन उसी वक्त जोर से बादल गरजा। बिजली के इस कड़ाके ने चार सू एक उजाला सा कर दिया था। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया। मैं बार बार अपनी जेब से मोबाइल निकालकर टाइम देख रहा था। अचानक मेरी तवज्जो दूर से आती हुई गाड़ी के एक हॉर्न ने अपनी तरफ मुतवज्जा कर ली। ये देखकर मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। चलो देर से ही सही, मुझे कोई सवारी तो मुयस्सर हुई। ये एक छोटा सा पिकअप था जो अक्सर शहर और कॉलेज के रूट पर चला करता था। चंद ही लम्हों बाद ये गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। मैं बड़े इश्तियाक से जैसे ही बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा तो अचानक मुझे ड्राइवर की करख्त आवाज अपने कानों से टकराती हुई महसूस हुई। बाबूजी 6 नंबर सीट पर बैठ जाओ। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि तमाम गाड़ी खाली पड़ी हुई थी, लेकिन ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। मैं हैरान होते हुए ड्राइवर से मुखातिब हुआ, गाड़ी तो तकरीबन खाली पड़ी हुई है, तो मैं 6 नंबर सीट पर किस लिए बैठ जाऊं? जहां मेरा दिल करेगा मैं वहीं बैठूंगा। ये कहकर मैं गाड़ी में घुस गया और उस लड़की की साथ वाली सीट पर बैठ गया। मैं उस वक्त सर्दी से कांप रहा था और दोनों हाथों को रगड़ते हुए खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहा था। अचानक मेरी नजर उस लड़की पर जा पड़ी। देखने में वो किसी अच्छे खानदान की लड़की मालूम हो रही थी। मैंने जैसे ही लड़की को गौर से देखा तो उसने भी अपनी गर्दन घुमाकर एक गुस्से वाली नजर से मेरी जानिब देखा। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मेरा दिल बार बार उसे देखने को कर रहा था, लेकिन न जाने एक अनजाना सा डर बार बार मुझे रोक रहा था। अचानक ही मेरी नजर ड्राइवर के साथ लगे मिरर पर पड़ी। मैंने दिल ही दिल में ड्राइवर को एक गाली दी। अच्छा, तो ये कमीना कब से शीशे में लड़की को ताड़ रहा है? मेरा बस न चल रहा था कि मैं आगे बढ़कर ड्राइवर की गर्दन दबा दूं। इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की को वो अपनी गंदी नजरों से जैसे मैला कर रहा था, और ये बात मुझे बार बार खाए जा रही थी। मेरा ख्याल अब लड़की से हटकर ड्राइवर की तरफ हो गया था। वो जब भी शीशे में लड़की को देखने की कोशिश करता तो मैं उसे घूरने लगता। जैसे ही ड्राइवर को लगता कि मैं उसे घूर रहा हूँ तो वो अपनी नजरें चुराकर आगे की तरफ देखने लगता। काफी देर यही ड्रामा चलता रहा। अभी हम चंद ही किलोमीटर आगे चले थे कि अचानक गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। अचानक उस लड़की की रस घोलती आवाज मेरे कानों में पड़ी। क्या हुआ अंकल, गाड़ी क्यों रोक दी? उसने पथराई हुई नजरों से ड्राइवर को मुखातिब करते हुए कहा। मुझे क्या पता बीबी जी, अभी उतरेंगे तो पता चलेगा। ये कहकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। मैंने मौका पाते ही एक नजर भरकर उस लड़की की तरफ देखा। उस वक्त वो किसी हूर से कम न लग रही थी, लेकिन इस तूफानी रात में वो लड़की भला अकेले क्या कर रही थी? बार बार यही सवाल मेरे जहन में आ रहा था। मैं दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि अचानक लड़की की नजर मुझ पर पड़ी। आप मेरी तरफ ऐसे क्या घूर रहे हैं? जाएं, गाड़ी से नीचे उतरें और ड्राइवर की कुछ मदद करें। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा सा घबरा गया। जी जी जरूर, मैं अभी जाता हूँ। मैं अपने मुंह से बस यही लफ्ज अदा कर सका और इस ठिठुरती हुई रात में ना चाहते हुए भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। ड्राइवर बोनेट खोले परेशान खड़ा हुआ था। उसे कुछ भी समझ ना आ रही थी। फिर उसने अचानक अपना सर खुजाते हुए मेरी तरफ देखा। यार, गाड़ी में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, तो फिर ये बंद कैसे हो गई? उसके लहजे में काफी हैरानी थी। मुझे भी गाड़ी के बारे में कोई मालूमात न थी। बस उस लड़की के कहने की वजह से मैं गाड़ी से नीचे उतर आया था। तकरीबन हम दोनों 10 मिनट तक गाड़ी से नीचे उतरे खड़े रहे। हमें किसी दूसरी गाड़ी के आने तक यही इंतजार करना होगा। अचानक ड्राइवर ने मेरी जानिब देखते हुए कहा। फिर हम दोनों गाड़ी में वापस आकर बैठ गए। ड्राइवर उस लड़की से मुखातिब हुआ। बीबी जी, बज़ाहिर मुझे तो कोई परेशानी नजर नहीं आती,
न जाने क्या हुआ कि गाड़ी अचानक बंद हो गई है। जब तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं आती मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। लड़की से मुखातिब होने के बाद उसने मुझे घूरते हुए सवालिया नजरों से देखा। आप ड्राइवर हैं, अगर आपको गाड़ी की प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं तो और किसको है? लड़की ने गुस्से से ड्राइवर की जानिब देखते हुए कहा। अब इस अंधेरी रात में हम कैसे घर जाएंगे? ड्राइवर लड़की की ये बात सुनकर गाड़ी से नीचे उतर गया और कोई जवाब न दिया। बड़ा ही अजीब इंसान है, ये ड्राइवर तो होते ही ऐसे हैं। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैंने फौरन ही उसकी तायीद की। अब इस अंधेरी तूफानी रात में हम इस वक्त तक यहीं रहेंगे कि जब तक मौसम ठीक ना हो। और कोई हल भी तो नहीं। ड्राइवर ने उसकी बात सुन ली थी। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। आपने मुझसे पूरा किराया वसूल किया है, लिहाजा आप मुझे घर तक छोड़ेंगे। लड़की ने तहकमाना लहजे में ड्राइवर से कहा। ये बात सुनकर ड्राइवर पेचोताप खाने लगा, लेकिन कुछ ना बोला। मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर आपको इतनी जल्दी है तो ये रास्ता सीधा आपके घर की तरफ ही जाता है। उठाइए अपना सामान और चली जाइए, ये गाड़ी आपकी नहीं। ये सुनकर लड़की गुस्से में आ गई और अपना बैग उठाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। मैंने उसे जाता देखकर अचानक पीछे से आवाज दी, अरे सुनिए, आप कहाँ जा रही हैं? इस वीराने और सर्द मौसम में आप भला कहाँ जाएंगी? रात के इस पहर एक अकेली लड़की का ऐसे जाना मुनासिब नहीं था। ये सोचकर मैं भी गाड़ी से उतर पड़ा और उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। अचानक उसने मुड़कर पीछे मेरी तरफ देखा। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? अपना रास्ता नापिए। वो इस पर फिर गुस्से में थी। जी जी मैं भी अपना ही रास्ता नाप रहा हूँ, यही सड़क मेरे घर की तरफ भी जाती है। ये कहकर मैं उसके पीछे चलता रहा। मैं दोबारा हिम्मत करके लड़की से फिर मुखातिब हुआ। अपना बैग मुझे दे दीजिए, आप थक जाएंगी। शायद वो भी इसी इंतजार में थी। उसने अपना सफरी बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने फौरन ही उसका बैग थामा और उसके साथ साथ चलने लगा। वैसे अभी तक आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया, मैंने उसके साथ चलते हुए कहा। मेरा नाम सोफिया है। ये कहकर वो खामोश हो गई। कुछ देर चलने के बाद हम इस रास्ते पर एक जंगल के करीब पहुंच गए। वो लड़की चलते चलते अब रुक गई थी। अचानक उसने मेरी तरफ घूम कर देखा। क्या ये नहीं हो सकता कि हम जंगल का कोई दरमियानी रास्ता ले लें और जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाए? वो शायद काफी देर चलने के बाद थक चुकी थी। रात के इस वक्त और जंगल में कोई रास्ता? ओ नहीं, रात के इस वक्त जंगल का रास्ता अपनाना खतरे से खाली नहीं, मैंने उसे तंबीह करते हुए कहा। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराई। मैं तो अब तक आपको बेकार ही समझ रही थी, आप तो बेकार होने के साथ साथ बुज़दिल भी है। उसकी ये बात सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा और ये बात किसी मर्द के लिए ताने से कम न थी। मुझे कुछ भी समझ न आया और मैंने उसे वजाहतें देना शुरू कर दी। अरे यार, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रात के इस पहर जंगल का रास्ता हमारे लिए खतरे से खाली ना होगा। अभी मैं अपने मुंह से यही अल्फाज अदा कर पाया था कि अचानक बारिश बरसना शुरू हो गई। हम दोनों ही बेख्तियार भागते हुए उस जंगल में जाने वाली पगडंडी पर दौड़ने लगे, क्योंकि उस पगडंडी पर काफी दरख्त थे जो हमें इस कड़ाके की ठंड और बारिश से बचा सकते थे। हमें मालूम न था कि ड्राइवर साहब भी हमारा पीछा करते करते हमारे साथ ही चल रहे थे। मैंने अंदाजा किया कि उसकी नीयत अकेली लड़की को देखकर खराब हो गई थी, क्योंकि हम जैसे ही सड़क से नीचे जंगल की तरफ उतरे थे तो ड्राइवर ने हमें देख लिया था। उसके अंदर का शैतान सर उठाने लगा था। उसने दिल में ही तहैया कर लिया था कि गाड़ी में बैठने की बजाय क्यों ना इन दोनों का पीछा किया जाए। यही सोचकर वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने उसे देख लिया था। जैसे ही वो हमारे करीब आया तो मैंने उसे मुखातिब किया, अरे ड्राइवर भाई, तुम हमारे पीछे कहाँ आ रहे हो? बाबूजी, एक तो आप अकेले जा रहे थे, दूसरा मैंने ये सोचा कि आपके साथ शहर पहुंचकर मैं किसी मैकेनिक को अपने साथ ले आऊंगा, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गया हूं। फिक्र न करें, अब आप लोग अकेले नहीं। अचानक ही चलते चलते सोफिया ने एक तरफ उंगली उठाई और मुझे इशारा किया। मैंने जो ही उस तरफ नजर की तो मुझे उस तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। ये धुआं इतना गहरा और शदीद था कि इसने अचानक ही हम सबको अपनी लपेट में ले लिया था। उधर मेरे घर ना पहुंचने पर मेरे घर में हल्ला गुल्ला मच गया था। मेरे तमाम भाई बारी बारी मेरे तमाम दोस्तों के पास गए और मेरा पता किया, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि मैं यहाँ जंगल में फंसा हुआ था। एक तो रात अंधेरी थी, दूसरा मौसम इतना खराब था कि इस मौसम में सफर करना
जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अभी तक घर ना पहुंचा था। मेरा मोबाइल भी बैटरी खत्म होने की वजह से ऑफ हो गया था। मैंने अचानक इस ख्याल को अपने जहन से झटका और रास्ते पर अपनी नजर टिकाई, लेकिन धुआं इतना शदीद था कि मुझे आगे चलती हुई सोफिया नजर ना आ रही थी। मैंने अपने कदम जरा तेज कर लिए, फिर अचानक ही अगले लम्हे धुआं छट गया। मैं क्या देखता हूँ कि सोफिया का दूर दूर तक कोई पता नहीं। अचानक वो कहीं गुम हो गई थी। मैं ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया था। घुप अंधेरा और वीरानी ने इस जंगल में डेरे डाल रखे थे। हाथ को हाथ सुझाई न दे रहा था। इस खौफनाक और दहशतजदा माहौल में मैं और वो ड्राइवर एक दूसरे को आंखें फाड़े फाड़े हैरत से देखे जा रहे थे। वो लड़की कहाँ गई? उसने हैरान होते हुए मुझसे पूछा, और मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर इस अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। मुझे कहीं भी सोफिया नजर ना आ रही थी। दूसरे ही लम्हे मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर उठी। कहीं वो कोई रूह तो ना थी, या फिर कोई चुड़ैल? मेरे जहन में अचानक सवालों ने शोर मचा दिया था। अचानक ही मेरे कानों में ड्राइवर की घबराई हुई आवाज पड़ी, बाबूजी, मुझे तो लगता है वो लड़की कोई जिन थी या आसेब। भला इतनी जल्दी भी कोई यहाँ से गायब हो सकता है? उसका शक बिल्कुल ठीक था। वो खूबसूरत दोशीज़ा कोई लड़की नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक थी। इससे कबल कि वो मखलूक उन पर हावी हो जाती, उन दोनों को जंगल से निकलना था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक ही एक खौफनाक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। ये आवाज इतनी खौफनाक थी कि मेरे जिस्म के तमाम बाल खड़े हो गए और ड्राइवर तो जैसे डर के मारे गिरता पड़ता हुआ भागने लगा था। मैंने उसे आवाज दी, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? घने जंगल में तुम गुम हो जाओगे, रुको, मेरी बात सुनो। मगर उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी और सरपट भागता जा रहा था। इस अंधेरे और खौफजदा माहौल ने मुझे और भी खौफजदा और परेशान कर दिया था। मुझे कुछ भी समझ ना आ रही थी कि यहाँ से कैसे निकलूं। बस ऐसा महसूस हो रहा था कि अगले ही लम्हे कोई भूत या चुड़ैल मुझे दबोच लेगी और मेरी हड्डियां तक चबा जाएगी। मेरा दिल खौफ से धक धक कर रहा था, जैसे सीना फाड़कर अभी बाहर आ गिरेगा। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और अपने हवास को दुरुस्त करने लगा। अचानक मेरी नजर एक जानिब को पड़ी। उस जगह से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया और उस रोशनी की जानिब बढ़ने लगा। मेरा जहन अब भी सोफिया को कोई भूत या आसेब मानने को तैयार नहीं था। मैं उसी उम्मीद में उस जानिब बढ़ रहा था कि शायद सोफिया इसी रोशनी की जानिब गई हुई। मेरे कदम खुद ब खुद उस जानिब बढ़ रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस रोशनी के करीब जा पहुंचा, लेकिन अगले ही लम्हे मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो रोशनी एक महलनुमा इमारत से आ रही थी। इस वीराने जंगल में भला इतना हसीन महल? मुझे अपनी आंखों पे जरा भी यकीन न आ रहा था। अगले ही लम्हे मेरे ज़हन में सोफिया का ख्याल आया और मैं हिम्मत करके इस महलनुमा हवेली में दाखिल हो गया। मेरे सामने एक राहदारी थी जिससे चलता हुआ मैं महल के अंदर दाखिल हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे लिए हैरान कुन बात यह थी कि इस महल में कोई भी इंसान नजर न आ रहा था। इन राहदारियों के आसपास बहुत से कमरे बने हुए थे, लेकिन मैं तो उस रोशनी की जानिब खींचा चला जा रहा था। थोड़ी ही दूर जाकर मैं उस कमरे के करीब पहुंच गया जहां से वो रोशनी दिखाई दे रही थी। मेरी छठी हिस्स मुझे अनजाने खतरे का एहसास दिला रही थी, लेकिन सोफिया का हुस्न था कि मेरी आंखों से और जहन से हटता ही ना था। लेकिन मैं थोड़ा इसलिए घबराया हुआ था कि वो अचानक मुझे इस जंगल में छोड़कर खुद कहाँ गुम हो गई है। शायद उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे खुद से ज्यादा उसकी फिक्र हो रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजे को हल्का सा धकेला तो वो एक चरचराहट के साथ खुद ही खुलता चला गया। अगला मंजर देखने के बाद मैं हैरत भरी नजरों से उस कमरे को देखता रह गया। मेरे सामने एक नर्म गदास बिस्तर पर सोफिया लेटी हुई थी। मुझे तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दरवाजे की चरचराहट के साथ ही शायद उसे मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया था। वो अचानक ही मेरे सामने उठकर बैठ गई और मुझे अपनायत भरी नजरों से देखने लगी। फिर उसने अपने हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया, लेकिन अगले ही लम्हे मैं बोल उठा, भला ये क्या बात हुई? अंधेरे जंगल में तुम हमें छोड़कर कहाँ भाग गई थी? मैंने शिकवा भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, लेकिन जैसे उसने मेरी बात पर तवज्जो ही न दी। फिर वो अचानक बोली, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। देखो ना मैं कितनी थक गई हूँ। भला तुम्हें क्या मालूम
मैं कितने सालों से सफर कर रही हूँ। आओ मेरे पास बैठो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कितने दिनों की भूखी प्यासी हूँ। ये कहकर वो जोर से मेरे गले लग गई। एक लम्हे को मेरा दिल जैसे खुशी से उछलकर बाहर आ रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, और वो भी इस वीराने में मेरा इंतजार कर रही थी। मैं तो उसे गाड़ी में देखते ही उसका दीवाना हो गया था। लेकिन ये तो किसी महल की शहजादी निकली। मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और मैं दिल ही दिल में अपनी खुशकिस्मती पे नाज़ा था। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी चीख निकल गई। उसने अपने दांत मेरी गर्दन में गड़ा दिए थे और शरब शरब करके मेरा खून चूसने लगी। मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा था, मानो ये सब एक ख्वाब था जो मैं अपनी खुली आंखों से देख रहा था। फिर अचानक एक झटके से उसने मुझे बेड से नीचे धक्का दिया और मैं दूर जा गिरा। अभी मैं संभला भी ना था कि अगला मंजर उससे भी खौफनाक होने वाला था। मेरे सामने एक बदसूरत चुड़ैल अपने लंबे लंबे दांत निकाले उन्हें आपस में चटखा रही थी। उसके कभी दांतों पर अभी भी मेरा खून लगा हुआ था और वही खून उसकी गर्दन से होता हुआ उसके कपड़ों पर पड़ रहा था। वो इस अंधेरी रात में इंतहाई भयानक लग रही थी। उसने एक जोरदार कहका लगाया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ने लगी। उसने मुझे गर्दन से दबोचा और उठाकर बेड पर पटक दिया। बेड का एक कोना मेरे सर में इतनी जोर से लगा कि जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही लम्हे वो मेरे ऊपर चढ़ाई और अपने दांत मेरी गर्दन में गड़ाने के लिए जैसे ही मुझ पर झुकी तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और वो उछलकर दूर जा गिरी। मेरे सर पर लगने वाली चोट इतनी शदीद थी कि मुझे काफी देर तक अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ महसूस हुआ। लेकिन अगला मंजर देखने के बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो ड्राइवर जो जंगल से भाग गया था अब बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और उसके हाथ में आयतल कुर्सी थी। शायद इसी आयतल कुर्सी की बरकत से वो चुड़ैल उड़कर दूर जा गिरी थी। अगले ही लम्हे वो दोबारा उठी। वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वो ड्राइवर को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। आज इतने अरसे के बाद मेरे हाथ शिकार लगा है, वो भी तू मुझसे छीनना चाहता है। उसने खा जाने वाली नजरों से ड्राइवर की जानिब देखते हुए कहा। लेकिन ड्राइवर इतना ढीठ था कि उसकी बात सुनने के बाद भी टस से मस ना हुआ। जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी को देखा तो मैं भी अपने मुंह ही मुंह में आयत करीमा का विर्द करने लगा। अब हम दोनों आयत करीमा पढ़े जा रहे थे। उस बदसूरत चुड़ैल की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने दोनों कान अपने हाथों पर रख दिए थे, लेकिन हमारे अंदर तो जैसे ईमान की ताकत जाग उठी थी। हम भला कहाँ चुप होने वाले थे। हमने आयत करीमा पढ़ना जारी रखा और वो चुड़ैल चीखती रही। उसकी आवाज से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी शदीद अजाब और कर्ब में मुब्तला हो गई है। अगले ही लम्हे उसके जिस्म को आग लग गई और इस आग ने उसे पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। अल्लाह की कलाम और ड्राइवर की अक्लमंदी ने हमारी जान बचा ली थी। मैं हिम्मत करके जमीन से उठा और ड्राइवर के गले लग गया। शायद अल्लाह ने उससे मेरी जान बचाने के लिए एक वसीला मुकर्रर कर दिया था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।